नमस्कार दोस्तों, आज हम गूगल जेमिनी, चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर का यूज करके कुछ भी पूछते हैं और उसका आंसर हमें कुछ ही सेकंडों में मिल जाता है। चाहे हमें वीडियो जनरेट करवाना हो, वॉइस ओवर करवाना हो, स्क्रिप्ट जनरेट करवानी हो या फिर हमें एडिटिंग करना हो, इन सब के लिए हम आज कहीं ना कहीं एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को रिसर्च करना हो या फिर एनालिसिस करना हो, जिसकी जैसी जरूरत वो अपनी जरूरत के हिसाब से एआई का यूज कर रहा है। पर क्या आपको पता है कि एआई जर्नी की शुरुआत कब हुई थी? ऐसा नहीं है कि 2020 में चैट जीपीटी आया और उसी समय से हमारी एआई जर्नी जो है वो शुरू हो गई। अगर सभी चीजों को स्टेप बाय स्टेप देखें ना, तो एआई जर्नी की शुरुआत जो है वो 1940 के दशक में हुई थी। आपको ये सुनकर अजीब जरूर लगेगा, पर तब पहली बार लोगों ने ये सोचा था कि मशीन जो है वो इंसानों की तरह सोच, समझ और रिएक्ट कर सकता है। इस वीडियो में हम चलेंगे एक टाइम ट्रेवल पे, 1940 के एआई सपनों से लेकर 1950 के एलन ट्यूरिंग इफेक्ट तक, फिर 1960 का वो समय जब पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का जन्म हुआ, फिर 1980 में रीइंफोर्समेंट लर्निंग का उद्घाटन, फिर 2010 में डीप लर्निंग की धमाकेदार एंट्री, फिर 2015 में अल्फागो को ह्यूमन वर्ल्ड चैंपियन को हरा देना और फिर 2020 में चैट जीपीटी का आगमन देखेंगे, जो धीरे धीरे दुनिया के काम करने का तरीके को बदल रहा है। और हम सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं बल्कि आने वाले फ्यूचर के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे आने वाले समय में एआई जो है वो दुनिया को बदल के रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं एआई की कहानी 1940 से लेके अब तक, स्टेप बाय स्टेप। सोचो 1940 का दशक, जब वर्ल्ड वार चल रहा था, टेक्नोलॉजी के नए नए तरीके सोचे जा रहे थे। तभी कुछ साइंटिस्टों ने एक आइडिया का बीज बोया। उन्होंने सोचा कि क्या मशीन को ऐसा बना सकते हैं कि वो सिर्फ प्रोग्राम को फॉलो ना करे बल्कि खुद से भी सोचे। और यही बेसिक नीड थी जिसने मशीन लर्निंग का रास्ता खोला। उस समय के साइंटिस्ट कहते थे कि अगर लर्न, रीजन और रिएक्ट, ये तीन काम अगर कोई मशीन कर लेती है तो हम सो कॉल्ड थिंकिंग मशीन बना सकते हैं। फिर आया 1950 का दशक, साथ में एलन ट्यूरिंग का बहुत ही सिंपल पर बहुत ही पावरफुल सवाल, कैन मशीन थिंक? उन्होंने एक प्रैक्टिकल टेस्ट सजेस्ट किया जिसे आज हम ट्यूनिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। आइडिया सिंपल था कि एक मशीन अगर ऐसी बात करे जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं कि सामने इंसान है या मशीन, तो क्या उसे इंटेलिजेंस नहीं माना जाएगा? ये एक फिलोसॉफिकल चैलेंज था और साथ में प्रैक्टिकल टारगेट भी। साइंटिस्टों को एक बेंचमार्क मिल गया था जिसे चेज करना था। आगे बढ़ते हैं 1955 और 1956 के टाइम में, जब पहली बार एक मशीन ने एक बोर्ड गेम में एक इंसान को हरा दिया था। ये एक छोटी सिग्नल थी जिस पे लोग भरोसा करने लगे कि ये थ्योरी से हटके प्रैक्टिकल में भी ये चीजें पॉसिबल है। और फिर 1956 में एक हिस्टोरिकल पल आया जब जॉन एमसी कार्टी और कुछ रिसर्चर्स ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जहां पहली बार टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल हुआ। इस मीटिंग ने इस फील्ड को एक नाम, एक कम्युनिटी, एक आइडेंटिटी दी थी। तब लोग सिर्फ एक एल्गोरिदम नहीं बना रहे थे, एक नया साइंटिफिक डिसिप्लिन जन्म ले रहा था। 1960 आते आते मशीन थोड़ी और स्मार्ट हो गई। तब सैमुअल ने अपना फेमस चेकर प्रोग्राम को बनाया। ये एक ऐसा प्रोग्राम था जो खेल खेलते हुए खुद से सीखने लगा था। हर बार जब वो प्रोग्राम मैच खेलता तो अपने एक्सपीरियंस को एनालाइज करता और अगली बार और बेहतर रिजल्ट देने का प्रयास करता। ये एक सिनेमेटिकल आइडिया था जहां मशीन हर चीज सीखती है, अपनी गलतियां सुधारती है और धीरे धीरे बेहतर बनने की कोशिश करती है, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। और फिर 1965 में एक और माइलस्टोन अचीव किया गया। कुछ साइंटिस्टों ने लेयर्ड एल्गोरिदम और कॉम्प्लेक्स स्टैटिक मेथड पे काम करना शुरू किया। इस एक्सपेरिमेंट ने डेकेड बाद जो डीप लर्निंग आया उसका एक बेस तैयार किया। मतलब कि नेटवर्क को लेयर्ड में ऑर्गेनाइज करके एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न को आइडेंटिफाई करना। 1965 का ये एक्सपेरिमेंट शायद उस समय पब्लिक इमेजिनेशन में उतना बड़ा नहीं था, पर साइंटिफिक सीड वहीं पड़ा जो फ्यूचर में एक सुनामी को जन्म दिया। 1965 के बाद कहानी में एक लंबा गैप आता है। 1970 के बाद साइंटिस्ट एआई से थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए थे। उनको लगा कि मशीन को इंसानों जैसा सोचना, समझना, ये सब सिखाना एक थ्योरेटिकल ड्रीम ही रह जाएगा। फंडिंग कम हो गई, रिसर्च स्लो हो गया। इस फेज को हम एआई विंटर कहते हैं। लेकिन 1980 में एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया जिसने एआई की कहानी को दोबारा से शुरू कर दिया। कॉन्सेप्ट था रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया था। मशीन को एक इन्वायरमेंट दो, उसे डिसीजन लेने दो, अगर वो गलती करता है तो उसे पेनल्टी दो और अगर वो सही करता है तो उसका उसे रिवॉर्ड दो।
अब हर बार मशीन सीख के अपना डिसीजन को इम्प्रूव करे, एक बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह जो ट्रायल एंड एरर से बोलना और चलना सीखता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग ने मशीनों को एक सेल्फ इंप्रूवमेंट का फॉर्मूला दे दिया। फिर आता है 1990 और 2000 का साल, जब इंटरनेट तेजी से फैलने लगा, डेटा का एक्सप्लोजन हुआ। साइंटिस्टों के पास पहली बार इतना बड़ा डेटा था जिसे मशीन को ट्रेन किया जा सकता था। लेकिन प्रॉब्लम थी कि कंप्यूटिंग पावर उतना फास्ट नहीं था कि बड़े एआई मॉडल को रन किया जा सके। लेकिन फिर आता है 2012 का वो समय जो एआई हिस्ट्री में एक नया चैप्टर जोड़ देता है। जियोफ्री हिंटन और उनकी टीम ने इमेजनेट नाम की कंपटीशन में एक डीप लर्निंग मॉडल बनाया जो 1000 अलग अलग कैटेगरी के मिलियंस ऑफ इमेज को क्लासिफाई करता था, और ऐसी एक्यूरेसी के साथ जो पहले कभी नहीं हुआ। ये एक शॉक था एआई कम्युनिटी के लिए। तब लोगों ने रियलाइज किया कि डीप लर्निंग सिर्फ काम नहीं करता है, बल्कि वो ह्यूमन लेवल से भी आगे जा सकता है, बस डेटा और कंप्यूटिंग पावर चाहिए। और इस विक्ट्री के बाद एआई का पेस स्लो होने का सवाल ही नहीं था। अब रेस शुरू हो चुकी थी। गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अब इस रेस का हिस्सा थी। मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट होने लगे। एआई अब एक नीच रिसर्च का टॉपिक नहीं, बल्कि एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इंजन बन गया। फिर 2014 में एक नाम छाया, यूगेन गोट्समैन। ये एक चैटबॉट था जो एक 13 साल के यूक्रेनियन बच्चे का पर्सोना एडॉप्ट करता था। लंदन में एक कंपटीशन हुआ जहां यूगन ने एक ट्यूरिंग टेस्ट पास किया, यानी जज में से 33% लोग कंफ्यूज हो गए कि ये इंसान है या मशीन। सोचिए 1950 में जो एलन ट्यूरिंग ने प्रपोज किया था, उसे 64 साल बाद एक बोट ने पास कर लिया। ये माइलस्टोन एक सिग्नल था कि अब एआई सिर्फ पिक्चर रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, बल्कि वो इंसानों की तरह बात कर सकता है। फिर 2015 में एआई ने ऐसा काम किया जिसे इम्पॉसिबल माना जाता था। गूगल डीप माइंड का अल्फागो एक प्रोफेशनल गो प्लेयर को हरा देता है। गो एक ऐसा बोर्ड गेम है जिसे शतरंज से भी कॉम्प्लेक्स माना जाता है, और एक्सपर्ट कहते थे कि इस गेम में एआई को ह्यूमन को बीट करने में 10 से 15 साल लगेंगे। लेकिन अल्फागो ने सिर्फ इंसान को बीट ही नहीं किया, बल्कि अपने क्रिएटिव मूव से एक्सपर्ट को भी हैरान कर दिया। लेकिन ये एक गेम चेंजर था। 2017 में डीप माइंड ने एक और मॉन्स्टर को लॉन्च किया, अल्फा जीरो। ये एआई ना सिर्फ गो में बल्कि शतरंज और सगोई में भी वर्ल्ड क्लास बन गया। स्पेशल बात ये थी कि इसको रूल्स के अलावा और कुछ नहीं सिखाया गया। इस एआई को बस रूल्स समझा दिए गए। फिर एआई ने खुद से बिलियंस ऑफ मैच खेल के खुद को ट्रेन किया। फिर 2018 में एक सरप्राइजिंग हेडलाइन आई। चाइनीज ई कॉमर्स वेबसाइट अलीबाबा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट में एआई ह्यूमन से बेटर परफॉर्म किया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्क्वाड टेस्ट, जिसमें एआई को पैसेज देकर सवालों के जवाब देने होते थे, उसमें एआई ने ह्यूमन स्कोर को बीट कर दिया। मतलब अब मशीन सिर्फ रीड नहीं कर रही थी, बल्कि समझ भी रही थी। फिर आया 2019 का साल, जब ओपन एआई ने चैट जीपीटी 2 को लॉन्च किया। ये एक लैंग्वेज मॉडल था जो नेचुरल फ्लोइंग टेस्ट लिख सकता था। पहली बार लोगों ने रियलाइज किया कि एआई सिर्फ आंसर देने का चीज नहीं है, बल्कि ये एक क्रिएटर भी है। फिर आता है 2020 का साल, जिसने एआई को लोगों के घर घर तक पहुंचा दिया। ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया, एक ऐसा एआई जो दोस्त की तरह बात करता है, आपके सवालों का जवाब देता है, आपके लिए एसे लिख सकता है, आपके लिए मेल लिख सकता है, आपके लिए कोड लिख सकता है, आपके लिए जोक्स बनाता है, और कभी कभी तो आपको इमोशनल एडवाइस भी देता है। चैट जीपीटी ने एआई को रातों रात एक सुपरस्टार बना दिया। अब एआई कोई साइंस फिक्शन मूवी का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, ये हमारे मोबाइल, लैपटॉप और डेली लाइफ का हिस्सा हो गया। 2014 से लेके 2020 तक का पीरियड एआई के लिए लाइटिंग स्टॉर्म था। चैटबॉट ने ट्यूरिंग टेस्ट पास किया, अल्फागो ने इम्पॉसिबली जीता, अल्फा जीरो ने खुद से मास्टरी हासिल की, और चैट जीपीटी ने तो एआई को घर घर तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी रुकती नहीं है। अगले डिकेड में एआई का फ्यूचर और भी एक्साइटिंग और भी पावरफुल होगा, और शायद थोड़ा सा स्कैरी भी। तो पहले जो चीजें सिर्फ रिसर्च लैब में होती थी, अब वो लोगों के फोन में हो रही थी। और 2021 के बाद
तो ये चीज पूरी तरह से बदल गई। 2021 में OpenAI ने ChatGPT-3 लॉन्च किया। ChatGPT का एक और पावरफुल वर्जन 175 बिलियन पैरामीटर्स के साथ ये मॉडल सिर्फ बात नहीं करता था, बल्कि इससे लिखता, कोड जनरेट करता, रेसिपी बताता, मार्केटिंग आइडियाज देता और कभी कभी तो ऐसे आइडियाज दे देता जो इंसानों को भी शॉक कर देता। इस टाइम AI एक टूल नहीं बल्कि एक कोलैबोरेटर बन गया था। 2022 में AI सिर्फ टेक्स्ट तक लिमिटेड नहीं रह गया, बल्कि AI ने अब पेंटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफी जैसी अलग अलग चीजों में अपना कदम रखा। सिर्फ एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से अल्ट्रा रियलिस्टिक इमेज जनरेट कर दी। अब आप सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, जैसे मून पे गिटार बजाता हुआ एस्ट्रोनॉट, और AI आपको ये पिक्चर सिर्फ 10 सेकंड में बनाकर दे देती है। आर्टिस्टों के लिए ये एक मैजिक ब्रश बन गया। अगर कोई काम जल्दी करना हो तो वो AI का यूज करके इसको जल्दी कर देंगे, पर साथ ही उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया, क्योंकि अब लोग घर पे ही थोड़े टेक्स्ट और थोड़े प्रॉम्प्ट को इम्प्रोवाइज करके अपने क्रिएटिविटी से कुछ भी बनवा सकते हैं। लेकिन 2023 में AI का कंपटीशन गर्मा गया। गूगल ने लॉन्च किया जेमिनी, एक मल्टी मॉडल AI जो टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो को समझ सकता है और साथ में जनरेट भी कर सकता है। और परप्लेक्सिटी ने तो AI गेम को ही बदल दिया। अब आपको पहले की तरह सिर्फ लिंक्स नहीं, अब एक समराइज आंसर मिल रहे थे। इसके पहले क्या हो रहा था कि हम गूगल पे जाके कुछ भी सर्च करते थे तो हमें गूगल उससे रिलेटेड जो लिंक्स हैं उस पे हमें पहुंचा देता था। अब हम उस लिंक पे क्लिक करके अपने हिसाब से पढ़ते थे कि क्या सही है क्या गलत है, जबकि परप्लेक्सिटी ने इस चीज को बहुत ही आसान कर दिया है। अब हम कुछ भी लिखते हैं तो वो एक समराइज आंसर दे देता है, जिससे हमारा टाइम बचता है। हमें किसी लिंक को खोल के वहां पे जाना नहीं पड़ता कि उसमें क्या लिखा है, बल्कि हम उस समरी से समझ जाते हैं कि इस चीज का क्या मतलब है। फिर आता है 2024 का साल, जब डीप सीक का सरप्राइजिंगली अटैक होता है। चाइना का डीप सीक रातों रात दुनिया भर में वायरल हो जाता है। कम कॉस्ट में हाई परफॉर्मेंस और कुछ केस में ChatGPT और गूगल जेमिनी को भी चैलेंज करता है। इसने AI का जियोपॉलिटिक्स में भी रोल को हाईलाइट कर दिया। अब सिर्फ AI टेक नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिकल एसेट बन गया, और अब 2025 में भी ये सफर जारी है। हर सॉफ्टवेयर खुद को इम्प्रूव कर रहा है, खुद में कुछ नया लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि अब आगे क्या? आगे ये हो सकता है कि 2030 तक AI आपके पर्सनल डॉक्टर, लॉयर और क्रिएटिव पार्टनर बन सकता है। 2050 तक शायद आपके घरों में भी ह्यूमनॉइड रोबोट होंगे जो आपके किचन वर्क से लेके ऑफिस वर्क को भी संभालेंगे। और शायद AI और हमारे बीच की बाउंड्री इतना ज्यादा ब्लर हो जाएगी कि हम सब एक टीम की तरह वर्क करेंगे, या फिर इंसान और AI एक दूसरे के लिए चैलेंज बन जाएंगे। तो ये थी हमारी AI की पूरी जर्नी की कहानी, और आगे क्या हो सकता है उसकी थोड़ी बहुत कल्पना। आप हमें कमेंट करके जरूर बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम इस तरह की और भी वीडियोस बना सकें। धन्यवाद।